नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। वाटरशेड ने बदली किसान की जिंदगी। मसूर की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। किसान भाइयों, हम जानते हैं कि किसी भी तरह की खेती करने के लिए जल एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जल ना हो तो खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज हम आपको एक ऐसे प्रगतिशाली किसान ऋतिक ठाकुर से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने जल की कमी को दूर करने के लिए अपने खेतों में कई वर्षा जल टैंक बनाए हैं और उस पानी का उपयोग अपनी खेती में करके कैसे लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जानते हैं खुद उन्हीं से। जल कुदरत का वो बेशकीमती तोहफा है जिसे वो भेदभाव किए बगैर सभी को बराबर बांटती है। जरूरत है तो बस कुदरत के इस बेशकीमती नेमत को संभालने की, बूंद बूंद को संरक्षित करने की, और इसे कर दिखाया है हिमाचल प्रदेश के किसान ऋतिक ठाकुर ने। सोलन जिला मुख्यालय से 43 किलोमीटर दूर छोटे से गांव कोठी के इस किसान ने वाटर हार्वेस्टिंग से अपनी जमीन को उपजाऊ बना दिया और बंजर पड़े खेतों को फसल की हरियाली से लहलहा दिया। पहाड़ी प्रदेश होने की वजह से आसमान से बरसता कुदरत का ये तोहफा निचले इलाकों में बहकर चला जाता है और ऊंचे इलाके बूंद बूंद पानी के लिए जूझते हैं। ऐसे में समुद्र तल से 841 मीटर की ऊंचाई पर बसे इस गांव के ऋतिक ठाकुर ने वाटर हार्वेस्टिंग का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। वाटर हार्वेस्टिंग के इस प्लान से ऋतिक को जल संकट से मुक्ति मिली। उन्हें जहां से भी पानी की उम्मीद दिखी वहां पर पॉली टैंक बनाए। हालांकि ये काम उनके लिए आसान नहीं रहा। अलग अलग स्रोतों से मिलने वाले जल को पॉली टैंक में संरक्षित कर ऋतिक ने अपनी करीब 12 बीघा जमीन को
आमदनी का मुख्य स्रोत बना दिया। ऋतिक की ये बेमिसाल कोशिश खास तौर पर गर्मियों में उनकी खेती की लाइफलाइन बन गई और फसलों को उगाने में मददगार बनी। पॉलीटैंक ने नितिन और उसके परिवार की जिंदगी संवार दी, पानी के लिए मौसम पर निर्भरता को खत्म कर दिया। आमदनी कितनी बढ़ी ये ऋतिक ही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। ऋतिक की ये कोशिश तमाम उन लोगों और किसानों के लिए एक शानदार सबक है जो अब भी जल संकट पर कुदरत के कहर की दुहाई देते हैं और समय रहते पानी के संरक्षण के बारे में नहीं सोचते। उम्मीद है कि ऋतिक के वाटर हार्वेस्टिंग प्लान से लोग चेतेंगे और विकराल जल संकट से मुक्ति पाने के लिए जल संरक्षण के नए नए उपाय करेंगे। हिमाचल प्रदेश की कोठी गांव से सुनील कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, दलहनी फसलों में मसूर का एक विशेष स्थान है जिसकी खेती बहुत से किसान भाइयों ने की होगी, जो कि इस समय की बढ़वार अवस्था पर है, जिसमें इस समय कुछ कार्यों को करना बहुत ही जरूरी होता है। तो आप फसल के उचित विकास के लिए इस समय कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर बी.डी. घोड़े। किसान बंधुओं, हमारे किसान बंधुओं ने जो है मसूर की बोनी की गई है और विशेष रूप से जो मसूर की फसल जो है 1 माह की हो रही है। ऐसे स्थिति में हमको उसमें कृषि सामयिक कार्य क्या करना चाहिए, विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। एक तो सबसे पहले आपने बोनी की है, 1 माह हो रहा है, तो सिंचाई का प्रबंध करिए। मसूर में जो है 25 से 30 दिन या 35 दिन के भीतर पहली सिंचाई होना चाहिए और सिंचाई जो है बिल्कुल हल्की नोजल से यानी स्प्रिंकलर से करिए। उसका खुला पानी या फ्लड इरिगेशन नहीं करना चाहिए। अगर फ्लड इरिगेशन करेंगे तो उगरा नाम की बीमारी बढ़ जाएगी, इसलिए आपको जो है हल्की सिंचाई करना है। द्वितीय सिंचाई जो है उसको फिर से आप जो है 65-70 दिन में करिए, यानी
फूल आने के पहले, और तीसरी सिंचाई जब उसमें फलियां बन जाए और फलियों में जो मिल्क या दूधिया अवस्था रहती है उस अवस्था में करना चाहिए। इस प्रकार से आपको जो मसूर में 3 सिंचाई करना चाहिए नोजल से। और जिन किसान भाइयों के पास अगर नहीं है, सिंचाई का साधन नहीं है या सिंचाई कम है, तो ऐसे परिस्थिति में 2 सिंचाई से ही काम चलाना चाहिए। किसान भाइयों, मसूर की फसल के साथ कुछ खरपतवार भी उग जाते हैं, जो कि फसल के साथ खाद, उर्वरक, हवा, पानी और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे फसल का सही विकास नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप अपनी फसल में निराई गुड़ाई कर खरपतवारों को समय समय पर निकालते रहें, जिससे फसल की बढ़वार तो अच्छी होगी ही, साथ ही साथ मसूर की फसल से अधिक उत्पादन भी मिलेगा। दूसरी बात यह आती है, वैसे मसूर में जो है कीड़ों का प्रकोप बहुत कम होता है। अगर मौसम विपरीत परिस्थितियां हो जाती है तो इसमें माहू का अटैक बहुत जाता है। और माहू में जो है एक तो काला माहू और हरा माहू, ये दोनों ही आते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए कीटनाशक दवा में जो है डाइमिथोएट, इसकी मात्रा जो है 1.25 मिलीलीटर से लेकर 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव किया जा सकता है। मसूर में जो है उगरा नाम की बीमारी बहुत आती है। तो उगरा नाम की बीमारी के लिए जो है सबसे पहले हमको, किसान भाइयों, खड़ी फसल में उकठा रोग का प्रकोप दिखाई देने पर रोग ग्रसित पौधों को सावधानी पूर्वक उखाड़कर नष्ट करें। उकठा रोग रोधी किस्मों का चयन करें। बीज को बुआई से पहले 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी से प्रति किलो बीज को उपचारित करें। इसके अलावा उचित फसल चक्र अपनाएं। अगर उगरा नाम की बीमारी है तो आप जो है खड़ी फसल में भी जो है ट्राइकोडर्मा विरिडी का जो है उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए जो है 4 किलो जो है ट्राइकोडर्मा लेके उसके कम से 100 किलो गोबर की खाद में मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद उसको नमी युक्त करके कम से कम 4 दिन या 1 हफ्ता उसको रहने दीजिए छाया में। और उसके बाद क्या करिए, उसका खेत के अंदर भुरकाव करिए, और भुरकाव करने के बाद तुरंत उसमें जो है नोजल से या स्प्रिंकलर से सिंचाई कर दीजिए। तो जो आपने ट्राइकोडर्मा विरिडी डाली है तो वो जो है उसका जो फसलों में जो है जमीन में जो उगरा नाम की बीमारी के लिए नियंत्रण करने के लिए उपयोग में आया। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा मौसम पूर्व अनुमान एवं कृषि सलाह जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्व अनुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना कोविड-19 के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोने के साथ साथ सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। देरी से बोई जाने वाली गेहूं की बुआई का समय हो चला है। इसके लिए उन्नत किस्में हैं राज 3765, राज 3777,
एवं राज 4238। इसके लिए किसान भाई बीज दर रखेंगे 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। गेहूं की फसल में बुआई के 28 से 35 दिनों के बाद चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नियंत्रण के लिए 2,4-D ईस्टर शाकनाशी दवा 0.5 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर एवं सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों के लिए आइसोप्रोटान 0.75 किलोग्राम सक्रिय तत्व को 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सरसों की फसल में इस समय मोइला कीट पर नजर बनाए रखें। यदि इसका आक्रमण होता है तो मिथाइल डायमेटॉन 25 EC का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मटर की फसल में इस समय फली छेदक कीट का प्रकोप हो सकता है। यदि इस कीट का प्रकोप हो रहा हो तो एसीफेट 75 SP 1.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इसी प्रकार गोभी एवं मूली की फसल में मोइला कीट के प्रकोप की संभावना है। यदि मोइला कीट का प्रकोप होता है तो एसीफेट 75 SP 1.5 ग्राम दवा या इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। पपीते की फसल में पर्णकुंचन एवं मोजेक रोग की रोकथाम के लिए रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। साथ ही इसके प्रसार को रोकने के लिए मिथाइल डायमेटॉन 25 EC 1 मिलीलीटर दवा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पौधों पर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पेरणा, जिला करौली के कृषक जयप्रकाश ने। आप गन्ना के साथ सहफसली खेती के प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जयप्रकाश जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अभी जो किसान बंधु शरदकालीन गन्ना के साथ अंतर्वर्ती फसल लिए हैं उनको अभी ये कमौनी निकौनी करना चाहिए, सिंचाई देनी चाहिए और जो नाइट्रोजन का टॉप ड्रेसिंग है वो करना अभी आवश्यक है। क्योंकि ज़्यादातर अंतर्वर्ती फसलें अभी अपनी बढ़वार की अवस्था कंप्लीट कर रही है, तो इस अवस्था में सिंचाई की कमी नहीं होनी चाहिए, नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। सिंचाई अवश्य दें और यूरिया का टॉप ड्रेसिंग भी करें। फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसका पोषक तत्व प्रबंधन करना जरूरी होता है, क्योंकि फसल में यदि पोषक तत्वों की आपूर्ति समय पर नहीं करेंगे तो पौधों की बढ़वार कम होती है। किसान बंधु को एक और बातें मैं बता देना चाहता हूँ। जो यूरिया का 25%, जैसे 50% तो आप ये नेत्रजनीय उर्वरक दे दिए होंगे रोपाई के समय ही, और जो बाकी 50% नेत्रजनीय उर्वरक का मात्रा बचता है उसमें से अभी प्रथम सिंचाई के बाद आप 25% यूरिया का उपरिवेशन करें। उसमें आपको अगर सिरौर विधि से आप गन्ना लगाए होंगे तो उसके लिए 88 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार करें और पंक्ति में ही व्यवहार करें। जो किसान बंधु नाली विधि से या जोरी पंक्ति विधि से गन्ना का बुआई किए होंगे वो 100 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के दर से गन्ना में व्यवहार करें। और ध्यान रखें कि गन्ना का जो उर्वरक है वो गन्ना के पंक्ति में ही दें और अंतर्वर्ती फसल का जो अनुशंसित मात्रा है वो अंतर्वर्ती फसल के पंक्ति में ही देना चाहिए। अगर अंतर्वर्ती फसल में गन्ना का आप उर्वरक दे देंगे तो उसके लिए वो ज़्यादा हो जाएगा और आपके अंतर्वर्ती फसल को क्षति पहुंचा सकता है। ऐसे तो हम लोग ये बीज को उपचारित करके ही लगाते हैं, लेकिन अगर आलू वगैरह में अब तो ये बीमारी का समय भी निकल गया है। अगर लगे कि लेट ब्लाइट लगता है तो इसके लिए आप दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि झुलसा रोग से बचा जा सके। ध्यान रखना ये आवश्यक है कि जो किसान बंधु गन्ना के शरदकालीन गन्ना के साथ दलहनी फसल लिए हैं जैसे मसूर राजमा, तो उसमें सिंचाई मसूर या और राजमा के अनुसार ही देना चाहिए, यानी कम सिंचाई देना चाहिए। अगर ज़्यादा सिंचाई देंगे गन्ना के अनुसार तो आपका अंतर्वर्ती फसल मर सकता है या उसमें ज़्यादा
वानस्पतिक बढ़वार हो जाएगी और फलन नहीं होगी। इसलिए दलहनी फसल में ये ज़्यादा सिंचाई देने की आवश्यकता नहीं है, आप अंतर्वर्ती फसल के अनुसार ही सिंचाई करें। गेहूं मक्का आदि लगाए हैं जो किसान बंधु, तो वो फ्रीक्वेंटली गेहूं मक्का में भी सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस अनुसार आप सिंचाई कर सकते हैं, गन्ना से उसको हानि नहीं होगी। लेकिन दलहनी फसल में ज़्यादा सिंचाई देने से दलहनी फसल को हानि हो सकती है। वैसे तो अंतर्वर्तीय फसल में खरपतवार उगने की गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन फिर भी यदि खेतों में खरपतवार अधिकता दिखाई दे तो 1 से 2 निराई गुड़ाई बुआई के 40 से 60 दिन की फसल अवस्था पर करनी चाहिए, क्योंकि यह खरपतवार फसल की बढ़वार में बाधा तो डालते ही है, साथ ही रोगों और कीटों को पनाह भी देते हैं। हमारे किसान बंधु जो ज्यादा जागरूक हैं, उनको ये अभी का शरदकालीन गन्ना के साथ जो आप अंतर्वर्ती फसल लगाए हैं, उसको हार्वेस्ट करने के बाद आप ये फरवरी मार्च में भी या मार्च के लास्ट में भी आप उसमें मूंग या उड़द के भी खेती कर सकते हैं, तो आपका ये डबल बेनिफिट होगा। 2 अंतर्वर्ती फसल हो जाएगी गन्ना के साथ, तो लाभ बहुत ज़्यादा होगा और गन्ना को बहुत ज़्यादा हानि भी नहीं होता है। आप उसमें भिंडी भी लगा सकते हैं, तिल लगा सकते हैं, मूंग लगा सकते हैं, उड़द लगा सकते हैं। ये आप शरदकालीन अंतर्वर्ती फसल के हार्वेस्टिंग के बाद भी ये फसल लगा सकते हैं। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बालेपट्टी, जिला जयपुर के कृषक शिव कुमार ने। आप केला के बाग में लगने वाले रोगों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो शिव कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। केले की फसल जो तैयार है, केले के नए बगीचे लगाए हैं या जो फसल तैयार हो, उनमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां देखने को आ रही हैं, और इस समय अगर उन बीमारियों पर किसान भाई ध्यान नहीं दे पाए तो आगे चलकर वो बीमारियां काफ़ी नुकसानदायक सिद्ध हो सकती हैं और उनके प्रकोप से फसल नष्ट हो सकती है। एक लीफ स्पॉट होता है जिसको सिगा टोका भी बोलते हैं। इसमें छोटे छोटे से पीले धब्बे बनते जो बाद में भूरे गहरे रंग के हो जाते हैं, कत्थई रंग के हो जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो गहरा भूरा पीला सिगा टोका के नाम से जानते, दूसरा काला जिसमें कि धब्बे काले हो जाते हैं बाद में जाके और पूरी की पूरी पत्तियां सूख जाती हैं। इस प्रकार से पत्ती जब सूखती हैं तो प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है, जिससे कि पौधों में सही प्रकार से उत्पादन नहीं मिलता है। इसके लिए भी किसान भाई हमारे टॉपसिन या कार्बनडाजिम या विटावैक्स या M45 इनमें से जो भी फफूंदनाशक दवा उनको उपलब्ध हो 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर के मान से घोल लें और घोल बनाने के पश्चात इसका छिड़काव करें। पौधे पे अच्छी तरह से छिड़काव करें जब तक कि पानी पत्तियों से नीचे ना टपकने लगे। केले का पत्ती गुच्छा रोग ये एक वायरस जनित बीमारी है। इस रोग ग्रसित पौधों की पत्तियों का आकार बहुत ही छोटा होकर गुच्छे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये असामान्य लक्षण गहरे रंग की रेखाओं में 1 इंच या ज्यादा लंबे अनियमित किनारों के साथ होते हैं। यदि बीमारी से प्रभावित पौधों को लगाया जाए तो पौधों की वृद्धि बहुत कम होती है एवं उसमें फूल नहीं आता, और यदि पौधे में रोपाई के बाद रोग लगता है तो उसके बंच का आकार अच्छी घेर का लगभग 1/3 होता है। इस रोग की रोकथाम के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर मिट्टी में गाड़ दें या जला दें। सही फसल चक्र को अपनाएं। केले के कंद को संक्रमण मुक्त खेत से लें। पत्तियों की कटाई छटाई करके चयनित पत्तियों की 0.5% मोनोक्रोटोफास और कार्बन डाइऑक्साइड के घोल में 5 मिनट डुबा कर रखें और इसके बाद उपयोग करना चाहिए। रोग वाहक कीट के नियंत्रित हेतु इमीडाक्लोप्रिड 1 मिली प्रति लीटर पानी यानी मेटासिस्टाक्स 1 मिली प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। जैसे कि एक होता है पनामा विल्ट, इसमें पूरा की पूरा पौधा आगे जाकर सूख जाता है। इसकी शुरुआत जो होती है, जो पत्तियों के किनारों से पीलापन शुरू होता है और पत्तियां का ये पीलापन पूरा जो धब्बे होते हैं पीले पीले, ये धब्बे बड़े होते हैं, बृहदाकार में होते हैं और जाके इकट्ठे हो जाते हैं और पत्तियां फटने लग जाती हैं। इससे पूरी की पूरी पत्ती सूख जाती है। जब पत्ती पूर्ण रूप से सूखेंगी तो पौधे की वृद्धि रुक जाती है और पौधे भी मर जाते हैं। इसकी जो फफूंदनाशक इसमें इस्तेमाल की जाते हैं तो किसान भाई को मैं बता दूं यहाँ की जैसे कार्बनडाजिम है या M45 है, विटावैक्स है, 1 से 2 ग्राम दवा घोल लें पानी में 1 प्रति लीटर और इसका छिड़काव करें
छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतर पर भी कर सकते हैं, ज़रूरत हो तो 10 से 12 दिन पर। ठीक इसी प्रकार से हमारे किसान भाइयों के खेतों में तने पर कुछ दाग दिख रहे होंगे, धब्बे से दिख रहे होंगे और उनसे पानी सा निकल रहा होगा और वो गहरे होते चले जा रहे हैं। वहाँ के जो टिश्यू है, जो सेल्स हैं, वो मरने लगते हैं और धब्बा भूरे से काला होता चला जाता है। इसके लिए हम किसान भाइयों को सलाह देंगे कि वो रोडोमील नामक जो दवा उपलब्ध है उसका वहाँ पर लेप लगा दें। साथ ही साथ में कार्बेंडाजिम का स्प्रे 2 ग्राम प्रति लीटर की मान से घोल लें पानी में और उसका छिड़काव करें। यह छिड़काव 10 दिन के अंतर पर 2 से 3 करें। साथ ही साथ में इस प्रकार जैसे कार्बेंडाजिम विटावैक्स M45 है, इस दवा का जैसे हम पानी देते हैं इस प्रकार से इसका विलयन बना के मिट्टी में, जिसको हम ड्रेंचिंग बोलते हैं, उसको 2 बार करें 20 से 25 दिन के अंतर पर, तो इस बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और वहाँ पर लगे जो खरपतवार हैं साफ करें, थाला बनाते रहें। और साथ में देखा होगा किसान भाइयों ने कि एक पौधे के आसपास बहुत से सकर्स निकल आते हैं, बहुत से पौधे निकल आते हैं, उनको हटाते रहना, उनको तब तक हटाना जब तक कि एक दूसरा फूल की स्थिति में, मुख्य जो पौधा फूल की स्थिति में ना आ जाए, तब तक आसपास के जो निकलने वाले कल्ले हैं उनको हटाते रहना है और फलों की वृद्धि अच्छी होगी, जिससे कि भरपूर उत्पादन किसान भाई को प्राप्त हो। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।